नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मतरयणनिलयं पयडि समुकीर्तनं वोच्छं नमयोणनेमि चन्दम् असहाय परकमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम तवं वोच्छम। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमट सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, उसमें से द्वितीय अधिकार बंध उदय सत्व स्तव अधिकार है। इसमें बंध उदय के पश्चात में सत्व को बताना प्रारंभ किया था कल से। सत्व यानी जो आत्मा के साथ में कर्म संश्लिष्ट रूप से अवगाहित हैं और जीव के साथ में जैसे जैसे जीव जाता है साथ में रहते हुए कुछ फल देने में भी समर्थ होते हैं, ऐसे जो कर्मों का संश्लेष संबंध है प्रकृति रूप से, उसे सत्व कहते हैं। सत्व लंबा चला करता है, बंध एक समय का होता है, उदय एक समय का होता है। इन सत्ता जो है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की, असंख्यात वर्षों की भी होती है। हम जो जितना पढ़ते हैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 40 कोड़ा कोड़ी सागर, तो बंध तो एक समय का है, लेकिन वो इतने लंबे समय तक सत्व में रहेगा, इस प्रकार को बताया जाता है। तो बंध उदय जो हमने पहले ही पढ़ा था पहले अधिकार में, बंध एक समय के लिए, उदय एक समय के लिए और सत्ता लंबे समय के लिए। तो ऐसा सत्व जीव से कैसे नष्ट होता है? कई बार ऐसा भी हो जाएगा प्रकृतियां तो उदय में नहीं आ रही है, जैसे कि अपन अलग अलग मार्गणाओं में देख रहे हैं। मनुष्य गति में जाएं तो देवगति नरक गति सब उदय योगी नहीं है, उदय की प्रकृतियों में से ही माइनस कर दिया। तो उदय की प्रकृति में से माइनस कर दिया तो क्या वो जीव के पास है भी नहीं क्या? उसका सत्व भी नहीं है क्या? स्टॉक नहीं है क्या? और यदि नहीं है तो बढ़िया जो मार्गणा में सबसे कम प्रकृति उदय योग्य है वहां पहुंच जाओ तो क्या होगा? कर्म से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उदय कम है इसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता में कमी है। सत्ता तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, इसलिए सत्य प्रकृतियों का उच्छेद हो रहा है कि नहीं, सत्ता का नाश हो रहा है कि नहीं, ये मोक्ष मार्ग में देखने लायक है। उदय प्रकृतियां अलग अलग स्थान पर हीनादिक हो सकती हैं, इसलिए ध्यान देने वाली बात क्या है अपने लिए? सत्व नाश कैसे होता है, कब होता है, कहाँ पर होता है। तो सत्व प्ररूपणा जो है ना, तीनों में बंध उदय सत्व, इन तीनों में सबसे इजी, सबसे सरल सत्व की है। क्योंकि शुरू के जो गुणस्थान हैं उनमें तो ज्यादा कुछ विच्छुत्ति का काम ही नहीं है। जो जो विच्छुत्तियां वगैरह है मैक्सिमम प्रकृति की, वो होगी आपको आगे के गुणस्थानों में जो भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो जो शुरू के गुणस्थान है, आप मार्गणाएं देखोगे तो काफी सारी मार्गणाएं तो ऐसी है जहां पर प्रारंभ प्रारंभ के गुणस्थान होते हैं, शुरू के 4 5। तो जब उतने ही होते हैं तो सत्व विच्छुत्ति ज्यादा कुछ होगी ही नहीं। ओनली आपको जो आयु है उन आयुओं के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी तो सब बहुत सरलता से जाएगा। इसलिए ये प्रकरण जो है सरल भी रहता है, जल्दी भी हो जाता है। और जो याद करने वाली चीज है वो भी इसमें बहुत कम है, अलग अलग ढेर सारी नहीं है, क्योंकि इकट्ठा सत्ता का नाश बाद में जाकर के होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। कल अपन ने कहाँ तक पढ़ा था कि दर्शन मोहनी की क्षपणा और छपक श्रेणी पर आरोहण, वहां तक अपन ने पढ़ लिया था, यानी 7वां गुणस्थान तक किया था। आपको याद आया? याद आया कहाँ तक किया था?
सातवें गुण स्थान तक अपन पहुंच गए थे कि किस प्रकार से सत्व अधिकतम पाया जा सकता है। तो अपन ने ये टेबल पढ़ा था। पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व हो सकता है? ये टेबल अपन ने पढ़ी थी, याद आई? ठीक है, मैं पूछता हूं आपसे, पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व हो सकता है? 148। जैसे बंध उदय नाना जीवों की अपेक्षा से था, वैसे जो सत्व है वो भी नाना जीवों की अपेक्षा ने सभी जीवों की अपेक्षा से है। एक जीव की अपेक्षा से जो चर्चा है वो अगले अधिकार में आएगी कि एक व्यक्ति को कितनी प्रकृतियों का अधिकतम सत्व हो सकता है और उसके अलग अलग ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं देखना आप कि एक व्यक्ति में वो सब है या नहीं है, क्योंकि 148 तो किसी को भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी किसी भी गुण स्थान में। तो सभी जीवों को मिला करके देखेंगे तो 148 प्रकृतियों का सत्व प्रथम गुण स्थान में संभव है। दूसरे में कितना संभव है? 145। तीसरे में 147। चौथे में 148 सभी हो सकते हैं। फिर आगे जाएंगे पांचवे में एक और प्रकृति कम करी। कौन सी कम करी आपने? नरकायु। फिर छठवें में जाएंगे तो 146, दो प्रकृतियां कम कर दी। कौन सी? नरकायु और तिर्यंचायु। सातवें में सेम समान है, 146 ही है। अब सातवें तक जाते जाते यदि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपको छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी दो ऑप्शन है। तो हम छपक श्रेणी की अपेक्षा से पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सत्य विच्छुत्तियां वहीं पर पाई जाती है। तो जो छपक श्रेणी है उसमें 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति पहले ही पाई जाएगी। कौन सी 7 प्रकृतियों की? 4 अनंतानुबंधी की, 3 दर्शन मोहनी की। जो 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना है यानी उसका नाश है, वह चौथे से 7वें तक किसी भी स्थान में संभव है। यहाँ पर एक शब्द यूज किया है बार बार, विसंयोजना। क्षय शब्द यूज नहीं करके अनंतानुबंधी के लिए विसंयोजना शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वह अनंतानुबंधी को जब नाश किया अनिवृत्तिकरण आदि परिणाम से, तो उसके सारे जो कर्म हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सब क्या होते हैं? अनंतानुबंधी के अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में, संजुलन में, हास्यादिक नव कषाय में कन्वर्ट होते हैं, बदल दिए जाते हैं, पूरी की पूरी सत्ता से खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी प्रकृति है कि जिसको पुरुषार्थ पूर्वक नष्ट किया गया, अच्छे परिणामों के द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन यदि परिणाम बिगड़ जाएं तो यह फिर से पैदा हो जाती है। यह जो वृक्ष है केवल यही एक ऐसा कर्म है कि पुरुषार्थ किया, करण परिणाम किए, नष्ट कर दिया अपने उपयोग के द्वारा, फिर भी यदि पुनः जीव कोई मिथ्यात्व में चला जाए, मिथ्या दृष्टि बन जाए, तो क्या होगा? वह कर्म फिर से पैदा हो जाएगा। कोई कोई चीजें होती ना, वृक्ष से हमने सब काम कर दिया, बीज भी सब उसका साफ कर दिया, फिर भी वो काल पा करके या कुछ उसको साधन मिल जाए, एनवायरनमेंट मिल जाए, तो क्या होगा? फिर से पैदा हो जाए, तो उसका संयोजन हो जाता है। वो ऐसा कहते हैं शब्द में, विसंयोजना हुई थी, अब वह संयोजित हो जाती है। उसको बिखेर दिया था, अब फिर से इकट्ठी हो जाती है। इसलिए अनंतानुबंधी अकेली के साथ में विसंयोजना शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य कोई भी कर्म है उसके साथ संयोजना नहीं लगाया जाता है, उसको बोलते हैं क्षय। ख्याल में ही बात? क्योंकि वो विसंयोजना बार बार हम वर्ड यूज करेंगे तो आप सोचते रह जाओ कि क्या है विसंयोजना, वो ऐसा होता है। फिर है दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी का क्षय है विसंयोजना के बाद में होता है। अनंतानुबंधी के गए बिना दर्शन मोहनी का क्षय नहीं हो सकता है। तो विसंयोजना हो गई, अब दर्शन मोहनी के लिए अन्य भिन्न अनिवृत्तिकरण आदि 3 परिणाम किए जाए। वहां पर क्रम से एक ही अनिवृत्तिकरण परिणाम में पहले मिथ्यात्व का क्षय होता है, फिर मिश्र का क्षय होता है, और फिर अंत में जाकर के सम्यक्त्व का क्षय होता है। ऐसे करके 3 दर्शन मोहनी की प्रकृतियां भी सत्ता से चली जाती है। ये प्रकृतियां फिर से नहीं आ सकती है। अन्य कोई भी होगी जिनको नाश कर दिया है वो वापस से नहीं आ सकती है, वो गई तो गई। ठीक है। अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना है वो चारों गति में कोई सा भी जीव कर सकता है, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक। नारकी जीव है
वो भी विसंयोजना कर सकता है। तिर्यंच पंचेंद्रिय, मनुष्य, देव, भवनत्रिके, देवियां, तिर्यंचनिया, मनुष्यनिया, सातवें नरक का नारकी, जितने प्रकार के जीव हैं वे सब अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकते हैं और कर देने के बाद में पुनः कदाचित मिथ्यात्व में भी आ सकते हैं। आ ही जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु उनका विसंयोजना रूप स्थिति बनी रह सकती है। उसी के साथ में वे अन्य गति में भी जा सकते हैं। जब विसंयोजना करी हुई है तब उस व्यक्ति का नाम है सम्यक दृष्टि। कौन सा सम्यक दृष्टि होगा वह? औपशमिक, छायोपशमिक कि क्षायिक? छायोपशमिक होगा। ये भी व्याख्यान है शास्त्र का। प्रथमोपशम सम्यक्त में भी विसंयोजना हो जाती है। प्रथमोपशम सम्यक्त चल रहा है किसी के और उसी परिणामों के दौरान में भी क्या कर ली? विसंयोजना कर ली। तो प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि भी अनंतानुबंधी रहित हो सकता है। ठीक, ऐसे करके जो 138 146 प्रकृति थी, सातवें में अपन ने गिनी थी, दिखाई ये रही। तो इसमें से जब छपक श्रेणी पर जा रहे हैं तो एक देवायु माइनस करेंगे क्योंकि आयु के सत्य वाला छपक श्रेणी नहीं चढ़ता है, और 7 प्रकृतियां ये कम करी, कुल मिलाकर के हो गई 10। तो 148 - 10 तो कितना हुआ? 138। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं।